ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। विविध भारती के साथ मौजूद हैं जाने माने निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली। इनकी पहचान म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी है। तकरीबन 2 फिल्मों में वो संगीत दे चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि विविध भारती से इनका बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। संजय लीला भंसाली से हमने बातें की थी उनके संघर्ष के बारे में, और फिर उनकी शुरुआती फिल्मों का भी जिक्र हुआ और बातों का सिलसिला जा पहुंचा फिल्म हम दिल दे चुके सनम तक। संजय लीला भंसाली फिर से हमारे साथ हैं और हम बातों को बढ़ा रहे हैं आगे। संजय जी, देवदास पहले प्रमथेश चंद्र बरुआ बना चुके थे जिसमें कुंदन लाल सहगल थे, और उसके बाद बिमल रॉय देवदास बना चुके थे। कितना बड़ा रिस्क था इस जमाने में देवदास बनाने का? बहुत बड़ा, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी, क्योंकि बरुआ साहब इतने बड़े फिल्म मेकर, उसमें सहगल साहब उसने कमाल के गाने, फिर बिमल रॉय साहब, मतलब जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट डायरेक्टर में माने जाते हैं, हम लोग सब उनकी वर्शिप करते हैं, इतना कमाल का काम उस आदमी का। तो उनके कंपटीशन में कहाँ जाएंगे हम? कई लोगों ने बोला कि ये तो आप आबेल मुझे मार वाली बात है, क्योंकि लोग आपको कंपैरिजन में आप और वो कर भी नहीं पाएंगे। उसमें दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजयंती माला और एस.डी. बर्मन और क्या क्या था उस फिल्म में। तो मैंने कहा नहीं, मैं देवदास बनाऊंगा राज कपूर के स्टाइल से, मैं बिमल रॉय के स्टाइल से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरी औकात नहीं है, वो मेरी स्टाइल नहीं है। और प्लस वो बना चुके उस स्टाइल से, एक वेरी रियल जोन में, बहुत क्वाइट, सटल, एकदम शांत, एकदम डेलिकेट, फ्रेजाइल, खूबसूरत फिल्म, जहाँ दिलीप कुमार ने भी बहुत कंट्रोल्ड एक्टिंग की वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं एकदम ओपेरा स्टाइल में, राज कपूर स्टाइल में बनाऊंगा, ताकि, और मुझे वो बनाना है। मुझे लगता है कि एक ओपेरा होता तो देवदास क्या होता, बस वो ध्यान में रख के मैंने अपना बना दिया, कई चीज़ें की। शाहरुख को कैसे चुना? दिलीप साहब की लेगेसी अगर आज किसी में है तो वो शाहरुख खान में है। अगर मैं ये कहूँगा कि किसी के पास वो आंखें हैं जो देवदास की वो बातें पेश कर सकता था स्क्रीन में, जो तेज़ भी है और उसमें एक उदासी भी है और एक नमी भी है और एक विकेट, एक एंगर भी है, सब मिला के वो शाहरुख की आंखें जो है, जो इसकी वजह से मुझे लगता है आज इतना बड़ा वो सुपरस्टार है, वो उनकी आंखें। और देवदास में मुझे और किसी की आंखें दिखी नहीं। क्या मालूम, इंस्टिंक्टिवली बस लगा कि यही देवदास है, खत्म। देवदास की शूटिंग से जुड़ी कोई दिलचस्प बात अगर आप शेयर करना चाहें हमारे सुनने वालों के साथ, तो वो क्या होगी? देवदास का मेकिंग ऑफ द फिल्म में आप में एक फिल्म है। क्या क्या गुजरा है हम लोगों पे और क्या क्या वक्त था, वो वक्त भरत भाई का था जब वो उनको जो जेल में हुआ उनका, तो वो सब बहुत तकलीफ। क्या मुझे लगता है वो फिल्म बन गई, वो ऊपर वाले की मेहरबानी, वो अंदर की मेरी जिद कि ये पिक्चर में पूरी करके ही रहूँगा, क्योंकि वो कोई सवाल ही नहीं होता कि उसको कोई रोक सके। मतलब ऐसी चीज़ें हुई है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कि अचानक सब धुंधला गया है माइंड में। तो मैं आपको अच्छा वाला वाक़या सुनाऊं कि तकलीफ वाला वाक़या सुनाऊं, क्या सुनना चाहिए आप? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो आप शेयर करना चाहें वो। ऐसा नहीं, मतलब हर रोज़ लड़ते थे देवदास बनाने के लिए, तो हर दिन हमारे लिए उस देव फिल्म का एक वाक़या है, और मैं वो दौर वापस अपने माइंड से भी गुजरना नहीं चाहता। वो मैंने बंद कर दिया एक फेज़, क्योंकि इतनी मुश्किल मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी फिल्म में किसी भी फिल्म मेकर को हुई हो। बहुत चीज़ों से गुजरे हम, तो मुझे लगता कि मैंने देवदास को खाली एज अ फिल्म गले लगा लिया, क्योंकि वो हम लोगों की जिद, पूरे यूनिट की जिद, और इतने बड़े कैनवस और इतने बड़े स्केल पे, जहाँ कैन फेस्टिवल हो रहा है एक तरफ ब्रिटिश अकेडमी बैफ्टा का नॉमिनेशन मिल रहा है, एक तरफ नेशनल अवार्ड मिल रहा है, एक तरफ फिल्म फेयर के अवार्ड मिल रहे हैं, तो हर चीज़ था उस फिल्म के अंदर। लेकिन जब वो मिल रहा था तब लगा कि हाँ, भगवान ने इतनी सारी मुश्किलों से पास किया है हम लोगों को कि वो अड़े रहे तो ये फिल्म बनी। देवदास का जो म्यूज़िक है वो बड़ा नायाब रहा है, बड़ा शानदार काम हुआ, चाहे गानों की लिरिक्स हो, चाहे धुनें हो, बहुत कमाल। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिल के करीब कौन सा गाना होगा सबसे करीब? देवदास का सबसे, मुझे लगता है हमेशा तुमको चाहा।
क्या बात, क्योंकि सुपर्ब गाना। वो गाना इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना मैं सोच रहा था कि मार डाला होगा या जो हुआ, लेकिन हमेशा तुमको चाह मेरे को दिल को हमेशा छूता है वो गाना। उसके कोरस के फ्रेजेस, उसका पिक्चराइजेशन, उसका सिचुएशन, कविता जी का रेंडरिंग बहुत कमाल, ओडी जी का गाना, मतलब बहुत मेरा पसंद का गाना वो है। देवदास के बाद आपने ब्लैक बनाई, जो अपनी तरह की बहुत ही अलग फिल्म थी। ये ब्लैक वाला आइडिया कैसे आया था, और बच्चन साहब के साथ काम करना वो कैसा अनुभव था? देखिए, बच्चन साहब के साथ काम नहीं करो तो मुझे लगता है डायरेक्टर की, आज के डायरेक्टर की वो सीवी है वो इनकम्प्लीट रहती है वो। तो वो तो करना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक का आइडिया खामोशी के वक्त आया था। जब मैं रिसर्च कर रहा था हेलन केलर स्कूल में, तो एक साइड पे एक 10 साल का लड़का 1 2 3 सीख रहा था कुछ। हाँ, मैंने कहा ये, हाँ, तो मैंने कहा ये अभी 1 2 3 1 2 3 ये क्यों सीख रहा है? बोले नो, वो सुन भी नहीं सकता, वो देख भी नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तो फिर उसको सिखाएंगे कैसे, वो समझेगा कैसे 1 मतलब क्या? क्योंकि देखो तो भी मेरे को सुना ही नहीं दे, लेकिन मेरे को 1 समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे दिखा रहा है कि ये 1, मैं लिप रीड कर सकता हूँ, मैं कुछ उसका माइमिंग कर सकता हूँ। मैंने कहा ये कैसे सीख सकता है? वहाँ से मेरे माइंड में वो गूंजता रहा। फिर हेलन केलर को पढ़ा, फिर कैसे कई वो प्रिंसिपल जो थी बेरोज बादशाह, जिन्होंने बहुत काम किया डेफ ब्लाइंड और उनके लिए, उन्होंने मुझे जो कई किताबें दी, इंग्लिश किताबें कि ये पढ़ो, उसमें से कई स्टोरीज थी जो मुझे बहुत पसंद आई, और वो सबको मर्ज करके हेलन केलर की लाइफ के साथ मर्ज करके हमने ब्लैक बनाई। बस मैंने कहा अभी ये पर्दे और ये बड़े बड़े सेट और हीरोइन डांस कर रही है और घुंघरू पहन रही है और पायल में ऐश्वर्या भाग रही है, वो सब बहुत हो गया। मतलब एक आपको भी कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, अपना को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो उन्हें तो आदमी वही की वही चीज़ करता रहे और लोग बोर हो जाए, मैं खुद बोर हो जाऊं, एक्टर बोर हो जाए। तो ब्लैक एक नया कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि चलो ये कर दिया जाए। और अमित जी के लिए रोल लिखा, अमित जी ने सुना। मैंने कहा मैं आपके वहाँ खामोशी के लिए आने वाला था, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आया कि मैं आपका दरवाज़ा खटखटाऊँ कैसे और अंदर आऊँ कैसे। अब शायद देवदास बना लिए तो आप शायद एंट्री भी देंगे मुझे। तो उन्होंने बहुत प्यार से वो स्क्रिप्ट सुनी, पढ़ी, बोले मैं करता हूँ बिल्कुल। तो बस उन्होंने मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ब्लैक में दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्लैक की गिनती भी जो दुनिया की 10 बेस्ट फिल्म्स में होती है, एक बड़ी मैगजीन ने उसको चुना था। ऑस्कर की तरफ जाने की जो ब्लैक की यात्रा है वो कामयाब नहीं रही थी। वो आपके दिल में किस तरह से है? नहीं, मुझे लगता है ब्लैक को अमित जी के लिए नेशनल अवार्ड मिला तो मेरे लिए वो ऑस्कर के बराबर है। ब्लैक को कई अलग दूसरे अवार्ड्स मिले। ब्लैक को सबसे ज़्यादा आज तक के फिल्म फेयर मिले हैं। दिलवाले दुल्हनिया और देवदास दोनों का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ के ब्लैक ने आगे मिला। तो मुझे लगता है ब्लैक ने बहुत कुछ दिया और ऑस्कर मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में जो अवार्ड मिलते हैं वो हमारे अवार्ड है, वो हमारी फिल्म के, हम उसको में बहुत खुश है। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो ये तो फ़ख्र की बात है कि हमको हमारे इतने अवार्ड मिले। तो अवार्ड के लिए तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, और अवार्ड मुझे ऑस्कर की रेस या ऐसा कुछ, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है। लोग देखे फिल्म, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेरे हिसाब से। लोग पिक्चर को याद रखे 10 साल के बाद कि हाँ वो 1-2 मोमेंट थे। हमारी वीडियो DVD के शेल्फ में से मैं निकाल के एक DVD निकालूँ जिसमें हाँ ये 36 चौरंगी लेन है, मुगल आजम है, 2 बीघा ज़मीन है, उधर ब्लैक भी है। अगर वो ब्लैक वो शेल्फ में जाती है तो वो मेरे लिए ऑस्कर से ज़्यादा है वो। तो कई लोगों के शेल्फ में है, कई लोगों के शेल्फ में नहीं है। आगे बहुत कुछ काम करना है, जाएंगे उस शेल्फ पे एक दिन। तो सब कुछ मिल जाना जरूरी नहीं है बिगिनिंग में। बहुत कम लोगों को शायद मालूम है कि ब्लैक में एक बड़ा प्यारा सा गाना भी था जो उस फिल्म की DVD में आपने रिलीज किया था। जी। वो गाना सुने, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बस नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त मोंटी ने कैसे जादू बिखेरा। प्रसून जोशी गाना लिख के लाया, बोले कि यह गाना होना ही चाहिए। मैंने कहा इस फिल्म में गाने हैं नहीं। बोले तुम मेरी बात सुनो, मैं गाना लिख के लाता हूँ। और इतना कमाल का गाना लिख के लाए। और वो मोंटी बैठा था, मैंने कहा मोंटी अभी तुम यहीं बनाओगे, मेरे और प्रसून के सामने, तुम घर जाके नहीं बनाओगे। और वो गाना 10 मिनट में मोंटी ने अंतरा के साथ बनाया है। और वो इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है कि मुझे लगता है कि मेरी सारी फिल्में उस वक्त तक, मैं अगर मैं एक गाना को चूज करूं तो वो ब्लैक का वो गाना है जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। सांवरिया पर आ रहे हैं। सांवरिया कई मायनों में एक डिस्कवरी की तरह है। इंडस्ट्री को 2 कलाकार तो आपने दिए ही, साथ में एक इंटेंस म्यूजिक डायरेक्टर दिया मोंटी के तौर पर, जिसकी चर्चा आपने ब्लैक के गाने में की अभी थोड़ी देर पहले। सांवरिया किस तरह से बनी और रणबीर और सोनम किस तरह से आए?
रणबीर और सोनू मेरे असिस्टेंट थे ब्लैक में जी। दोनों इतने कि दोनों ने प्लान किया था कि हम एक्टिंग बनेंगे लेकिन यहाँ असिस्टेंट बन के रहेंगे, उनकी नज़र के सामने घूमते रहेंगे और एक दिन बोलेंगे चलो मैं तुम लोगों को लॉन्च करता हूँ। और वो कामयाब भी हो गए उस बात में। फिर बाद में बताया कि हमको कन्फेशन करना था, हम एक्चुअली आए थे एक्टर बनने ही, हम सिर्फ आपको असिस्ट कर रहे थे कि आपकी नज़र पड़े। मैंने कहा कामयाब हो गए, खुश हो तुम लोग। लेकिन ब्लैक के बाद लगा कि एक यंग लव स्टोरी करूँगा, नया साउंड चाहिए था, नए चेहरे थे, नया स्टोरी लाइन, नया ट्रीटमेंट। मैंने बहुत कुछ नया किया उस फिल्म में और उस जितनी नई चीज़ की वो लोगों तक पहुँची ही नहीं। इस बात का अफसोस है? अफसोस तो कभी भी, आपकी बात अगर कोई सुने नहीं तो अफसोस तो होना ही है। आप बिल्कुल, कोई आदमी कहेगा कि नहीं मैं बहुत खुश था कि मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंची और नाकामयाबी मिली तो मैं तो आज बहुत खुश था, मैंने आज डिनर किया, तो वो तो हो ही नहीं सकता। आदमी तो अफसोस तो होता ही है कि क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि बहुत अलग सा एक एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने पूरी फिल्म एक वाटर कलर पेंटिंग जैसी उसको क्रिएट की और एक फेरी टेल कही, दोस्ती उसके की कहानी थी, रशियन राइटर, और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक, इतने खूबसूरत चेहरे और इतने सिंपल खूबसूरत फिल्म थी। लेकिन इन लोगों तक नहीं पहुंची तो मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा कि कभी कभी आपके काम में कुछ चीज़ रह जाती है जो लोगों तक नहीं पहुंची। और शायद उस वक्त सावरिया और ओम शांति ओम वो दिवाली में एज अ कंपटीशन रिलीज हुए एक दूसरे के सामने, और सावरिया के पास ऐसी कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी कि दिवाली के लिए वो पटाखे जैसे कोई फिल्म बना के बजा के लोग खुश होकर घर जाए। सावरिया आपको सोचना था, देखना था, उसको एंजॉय करना था। तो कई बड़े बड़े डायरेक्टरों ने फ़ोन किया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, मंदिर रत्नम साहब ने, यहाँ ने वहाँ ने, कि कितनी कमाल की फिल्म बनाई, लोगों तक नहीं पहुँची। और आप फिल्म बनाते लोगों को दिखाने के लिए, तो दुख बहुत हुआ, बहुत अपसेट था मैं, क्योंकि इतने कमाल के गाने और बहुत दिल से बनाई थी मैंने। उस फिल्म में चांद तारे सूरज जो भी था हमने स्टूडियो में क्रिएट किया था। करजत में सबसे बड़ा फ्लोर, सबसे बड़ा सेट आज तक अगर बना है तो इंडी स्टूडियो के दोनों फ्लोर खोल के हमने वो सेट्स बनाए थे। बहुत ही मेरे हिसाब से मैं अपने उस फिल्म को बहुत अहम फिल्म मानता हूँ मेरे करियर में। चली नहीं चली बात अलग, एज अ क्राफ्ट, एज अ फिल्म वो बहुत खूबसूरत थी। नहीं चली वो ठीक है, उसमें से कुछ सीखने को मिला। इसका कौन सा गाना सुनेंगे? इस फिल्म के भी सारे गाने बजाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खूबसूरत गाने। तो ये गाना मैं आपके चॉइस का, आप चूज कीजिए। शैल हाड़ा वाला ही इसका टाइटल सुनते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप सुन रहे हैं जाने माने निर्माता, निर्देशक और संगीतकार संजय लीला भंसाली से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। गुजारिश अपने आप में आपकी इससे पहले की सब फिल्मों से बहुत अलग थी। मर्सी किलिंग का सब्जेक्ट आपने लिया था और यहाँ से आपकी म्यूजिक डायरेक्टर की जर्नी भी शुरू हो गई। हमें गुजारिश के बारे में, उसके बनने के बारे में, ऋतिक के बारे में, सबके बारे में बताइए। देखिए, सावरिया जब नहीं चली तो बहुत अपसेट था, बहुत दिमाग घूम गया था मेरा और बहुत ही कुछ सूझ नहीं रहा था। लकीली उस वक्त मैंने 2 साल पहले पेरिस में जाके ओपेरा एक डायरेक्ट करने का असाइनमेंट लिया था। तो अभी मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड परमिट कर रहा है कि मैं जाऊँ वहाँ पे। इतनी बड़ी चीज़ है, हिंदुस्तान का डायरेक्टर पहली बार कोई ओपेरा डायरेक्ट कर रहा है और 3 महीने के रिहर्सल्स करने थे वहाँ पे। मैं जाऊँ कि स्टेट में करूँ, जैसे तैसे करके मैं फाइनली लास्ट डे पे गया। वहाँ पे 3 महीने रह के मैंने जो वहाँ पे मेरा माइंड खुला, क्योंकि 3 महीने दिन रात रिहर्सल करो, बड़े बड़े आर्टिस्ट दुनिया भर से आए हुए थे। पेरिस में रहो तो आप उसको आर्किटेक्चर देखो, नदी किनारे मदन मोहन और लता मंगेशकर के गाने ऐसे हेडफोन पे लगा के सुन के मैं अपना जाता था रिहर्सल में। ओपेरा सुन के नहीं जाता था, उसका म्यूजिक सुन के नहीं जाता था रिहर्सल में। ऐसे ही डायरेक्ट किया मैंने इनको सुन के। वहाँ पे मेरा माइंड खुला और एक कहीं ना कहीं एक डेथ विश हुई थी सावरिया के वक्त कि यार व्हाट इज ऑल दिस वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। तो कहीं उसको मेरे अंदर से निकालने की बहुत ज़रूरत थी वो। तो मैंने आने के बाद मैंने कहा कि अब ऐसी फिल्म बनाते। लोगों ने कहा कि अब तुम ऐसी फिल्म बनाओगे जो लोग खुश हो जाएंगे, हिट होगी, अभी तुम्हारे अंदर एक वो जुनून जागा है। मैंने कहा जुनून बुनून मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो दिल में आए वो मैं करूँगा। तो जब मैंने लोगों को कहा कि मैं गुजारिश बना रहा हूँ एक मर्सी किलिंग के सब्जेक्ट पे, तो बोले वापस ये तो सुसाइड अटेम्प्ट है। अब जब सावरिया नहीं चली तो अब तुम ऋतिक रोशन को एक बिस्तर पे लेटा दोगे, जो डांस करता है, एक्शन करता है, ग्रीक गॉड जितना खूबसूरत है, वो लड़कियां पागल है दुनिया भर में, उसको लेटा दोगे तुम दाढ़ी बढ़ा के। तो ये तो तुम वापस अब अपना कोई सुसाइड अटेम्प्ट खुद ही कर रहे हो तुम। मैंने कहा नहीं, जो दिल में है वो बनाऊंगा मैं। कोई बॉक्स ऑफिस में एक चीज हमेशा मेंटेन की है, जो दिल में आता है वो बनाने का। उसके लिए कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो सब झूठ मूठ मेरे से होता नहीं है। बस तो मैंने कहा ये स्क्रिप्ट डेवलप की और ऋतिक को बोला तुम करोगे? बोला ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है खाली गर्दन चलाने का, मेरा तो वेव और ब्रेक डांस नहीं देखेंगे तो लोग अपसेट तो होंगे, लेकिन चल मैं तेरे साथ हूँ।
एक ज़माने में उस वक्त आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि संजय बंसाली के साथ अभी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, ये वो हज़ारों चीज़ें चल रही थी। तब ऋतिक और ऐश्वर्या दोनों बोले क्या ये इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट, हम तो करेंगे तुम्हारे साथ काम। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग दो लोग तो इज्जत करते हो, चलो इस इंडस्ट्री में कोई नहीं तो। There you are, Sophia. Come on, pick a card. Get off the table, Omar. Sophia, I'm going nowhere till you pick a card. मेरे पास तुम्हारे मैजिक ट्रिक्स के लिए वक्त नहीं है। सोफिया, दुनिया का सबसे बड़ा मजिशियन तुम्हें एक कार्ड चूज करने का चांस दे रहा है and you're letting it go. I suggest you don't. सबसे बड़ा मैजिशियन, bigger than Mr. Mascarenhas, हाँ? Inshallah, one day. Now pick a card, ma'am. Look at it. Have you seen it properly? अब वापस रख लीजिए. Now, I do not know where the card is gone, Sophia, but I will still take it out. Now watch, ma'am. King of Hearts. यही कार्ड चुना था ना आपने? मैम ये हो ही नहीं सकता. It had to be the King of Hearts. इतने दिनों से तुम यहाँ रहकर प्रैक्टिस कर रहे हो और ये है प्रैक्टिस का नतीजा। No, that's exactly what I'm saying. दिन भर ये काम करो, वो काम करो, रेडियो शो चलाओ. I'm getting so distracted with everything, you know, man. क्योंकि जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए थे वो तो तुम्हें मिल ही गई, द मैजिक बुक, और अब तुम उसे लेकर यहाँ से निकलना चाहते हो। Ma'am, what are you talking? अब ऐसे सोच भी कैसे सकते? Just as expected, Mr. Siddiqui. Now pick a card. अब गलत बोल रहे हो मैम. Pick a card. Have you seen it? Yes, ma'am. मैम आप भी मैजिक जानती हो? इस घर की दीवारें भी मैजिक जानती हैं। और उमर, अच्छा मैजिशियन बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, और वो तुम नहीं हो। That's rude, मैम. अब हमेशा मुझसे इतने गुस्से से क्यों बात करती हो? Why? Like, what have I done, मैम? Because तुम ही ने तो कहा था ना उस दिन फोन पर कि मैं बस हूँ, राइट? मैम तो वही बनाया जो दिल में आया, वही बनाया जो मालूम था कि उस वक्त डेंजरस है, और लेकिन निडर हो के, आई एम फियरलेस। मैं फिल्म मेकिंग के मामले में बहुत फियरलेस हूँ। अगर देवदास में 50 करोड़ लगाने तो लगाने, जिस तरह से यूज़ करना है वो करना है। मैं कोई यश राज फिल्म्स नहीं हूँ, ना मैं धर्मा हूँ, ना मैं कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस जो अफोर्ड भी कर सके, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमेशा वो किया जो दिल में आया, जो सही लगा वो करने का। और खुद म्यूजिक किया आपने, और लिरिसिस्ट भी सब नए थे। जी, तुराज था, विभुपुरी था, मेरा असिस्टेंट था वो। बस यहाँ पे ऑफिस में बैठते थे गिटार के साथ, दिन भर गाना गाते थे, कुछ लिखा था उस सिचुएशन के ऊपर। मुझे लगा गुजारिश का म्यूजिक कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। उस कैरेक्टर के माइंड में क्या हो रहा है, उस पर क्या बीत रही है, वो सफरिंग को कैसे म्यूजिकली और खुश होके, सैड सॉन्ग्स नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी मीठी है, थोड़ी सी मिर्ची है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइफ इज़ लाइक दैट। तो बहुत ही यहाँ पे बनाते थे गाने। मैंने कहा ये गाना म्यूजिक तो मैं ही करता हूँ। तो बोले वे फिर से पैर पे कुल्हाड़ी मार जी। लेकिन मैंने कहा जो है वो अभी जितना कुछ सीखा है म्यूजिक का, इस्माइल से, जतिन लल्ली से, खास करके पंचम दास से, खास करके आपके विविध भारती से, अब मैं करूँगा। और वो रेडियो जॉकी था फिल्म में। हाँ, और वो रेडियो बड़ा इम्पोर्टेंट था उस फिल्म में। हाँ, तो मैंने कहा इसके गाने तो मैं किसी को करने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जिंदगी की आखिरी म्यूजिकल क्यों ना, मैं खुद ही करूँगा। तो बस म्यूजिक कर दिया मैंने, और बहुत प्यारा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों ने सराहा बहुत, कई लोगों तक पहुंचा, कई लोगों तक नहीं पहुंचा वो गाना, म्यूजिक, क्योंकि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, थोड़ा उसका मेन स्ट्रीम का फॉर्मेट नहीं था ना। इसी कोई नहीं, सब तरह के गाने थे। गुजारिश का टाइटल सॉन्ग अलग था, उड़ी अलग तरह का गाना था, वो गोइन स्टाइल का जो गाना था वो अपने जिक्र इतना भी बहुत लोगों को पसंद आया, कई लोगों को तो था उसमें, लेकिन वो इतना तक नहीं पहुंचा लोगों तक, या उतना रेडियो ने नहीं बजाया। या एक आजकल की पॉपुलैरिटी आपके रेडियो पे कितना बजता है गाना, उस पर भी है। बिकॉज मुझे लगता है जितना रेडियो लोग आज सुनते हैं, उतना रेडियो जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनते थे लोग। जी, रेडियो बहुत पावरफुल। तो रेडियो पे गाना चला तो हिट है, नहीं है तो वो रेडियो पे शायद नहीं चला, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा था लोगों को। उड़ी बहुत लोगों को पसंद आया। जी। और जो भी गाने मैंने बनाए वो ऐसे दिल से जो निकल रहा था वो बनाता था। मेरे को कोई सा रे ग पा कुछ मालूम नहीं है, जो समझ में आता है वो मैं गाता हूँ, और फिर उसको फ्रेम करके करते हैं, फिर उसको शूट करता हूँ। और मैं जब गाना कंपोज करता हूँ तो मेरे गाने वो उस वक्त दिमाग में पिक्चराइजेशन भी चलता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान बन जाता है, मैं कैसे शूट करूंगा उसको। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा गाना है गुजारिश का? क्योंकि आप पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर बने थे तो ये जरा मुश्किल होगा आपके लिए चुनना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो भी काम आप करो ना तो दिल के करीबी होता है, क्योंकि आपने 2 साल लगाए, आप इतना मेहनत करते हो, सोचते हो। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, 18 घंटे मेहनत करता हूँ। मैं बिल्कुल फुल ऑन मजदूर आदमी हूँ मैं, बिल्कुल। तो वो सब कुछ आपको दिल को पसंद होता है। अभी क्या नहीं पसंद, अभी क्या बोलूँ मैं, फिर भी
टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, के ने गाया हुआ, और शैल का तेरा जिक्र है या इत्र है, क्या बात। तो वो लोगों को बहुत पसंद है, तो ऋतिक को बहुत पसंद है वो, और ऐश्वर्या को उड़ी पसंद है। तो आपको जो जिसमें से जो पसंद है, ऋतिक, ऐश्वर्या या मेरी जिसमें से पसंद है, आपको बजानी है बजाइए आप। संजय जी, गुजारिश के बाद रामलीला एकदम अलग तरह की फिल्म है और बहुत ही कामयाब आपकी ये फिल्म रही है। बहुत मॉडर्न तरह की फिल्म है और हमेशा की तरह आपकी फिल्मों ने कुछ नए रास्ते बनाए, वैसे ही एक नया रास्ता रामलीला भी बनाती है। ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप फिर से नए लोगों को लेकर काम कर रहे थे। नहीं, बस नयापन से तो कभी डरना नहीं चाहिए। नयापन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम्स के साथ चेंज होना, नई सोच के साथ जाना, नया लोग, ऑडियंस कैसे सोच रही है, नए राइटर्स कैसे लिख रहे हैं, नए फिल्म मेकर्स कैसे फिल्म बना रहे हैं, नएपन के साथ कांस्टेंट टच में रहना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश के बाद में ना बहुत एक रिलैक्स स्टेट में आ गया था, बहुत खुश था मैं। उस गुजारिश बनने तक, खामोशी से गुजारिश तक की मेरी एक बेचैनी रहती थी। एक रूम में एक थोड़ा सा एक बेचैनी, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सा इंसान रहता था मैं। लोग मेरे से इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। थोड़ा लगता था इससे बात करे कि नहीं करे, ये है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, टेम्परामेंटल है, ये सुना है बहुत गुस्सा करता है, वगैरह 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 वगैरह। जब गुजारिश बनी और जब डेथ के सब्जेक्ट को टैकल किया, तब कहीं जाके कुछ रिलीज हुई एनर्जीज, जो मैं बहुत रिलैक्स हो गया। तो बस गुजारिश के बाद ना कुछ जिंदगी में मैं बहुत कनेक्ट हो गया यूनिवर्स से। डेथ का डर निकल गया, बहुत सी अंदर की बेचैनी थी। मुझे लगा कि उस गुजारिश का कैरेक्टर ना बहुत कमाल का था। सारी मुश्किलों को वो हंस के वो एड्रेस करता था। वो जब वो लास्ट डे व्हेन ही इज डाइंग ऑल्सो, हिंदी फिल्म में कभी ये क्लाइमैक्स हुआ ही नहीं कि उस आदमी ने कहा पार्टी रखते हैं और दोस्तों के साथ मिलजुल के फिर मैं कल जाता हूँ, क्योंकि मौत तो उसके हाथ में थी। ये थॉट जो है ना, मेरे को बहुत रिलीज ऑफ मेरी नेगेटिव एनर्जीज हो गई। फिर कहा कि अभी चलो वापस, अभी जहीं जाते जहाँ पे ढोल बजने चाहिए, अभी कलर घूमने चाहिए, अभी मुझे चाहिए एकदम तेज मेलो ड्रामा। बिकॉज ब्लैक, सावरिया, गुजारिश तीनों बहुत क्वाइट, सटल फिल्म्स थी। हाँ, उसमें से सावरिया तो क्रिटिकली को भी अक्लेम नहीं मिला, ना उसको ऑडियंस मिली। गुजारिश को क्रिटिकल अक्लेम बहुत मिला, लेकिन ऑडियंस जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। तो मैंने कहा अभी बहुत हो गया ये सब, अभी सटल, अभी मैं अपने सुर पे वापस भुलेश्वर वाले सुर पे चले जाता हूँ, जो मैं असली एक्चुअली हूँ। हम लोग वो सीपी टैंक पे रहते थे, भिंडी बाजार और भुलेश्वर के कोने पे, तो वहाँ का जो तेवर है, वहाँ की जो बात है, जो हमदिल में थी, जो देवदास में थी, तो मैंने कहा ये अपनी औकात पे आके मैं अपने वापस फिल्म बनाता हूँ। और वो खुश रहना चाहता था, मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता था कि मैं खुश रहूँ। और रोमियो जूलियट में हमदिल दे चुके सनम के पहले बनाने वाला था, पर मुझे लगा कि उस वक्त शायद खामोशी नहीं चली, इतना पैसा नहीं मिलेगा, लोग इतना शायद पैसा नहीं लगाए, तो थोड़ा कंट्रोल वाला फिल्म बनाया। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो अभी लोग तैयार है रखने के लिए, बिलीव करते आज भी, चाहे एक दो फिल्म नहीं चली लेकिन फिर भी मेरे में बिलीव करते लोग। पैसा लगाने वाले लोग बिलीव करते हैं, ऑडियंस बिलीव करती है, जो सराहने वाले वो आज भी कहते हैं कि हम आपकी फिल्म की राह देखते हैं। मैंने कहा आज मौका है तो बना ही देते हैं रामलीला को। और फिर माँ के नाम का कैरेक्टर मुझे चाहिए था कि एक हीरोइन जिसका नाम लीला हो। तो रोमियो एंड जूलियट को मैंने कहा लड़की का नाम लीला है तो मैं लड़के का नाम राम रखता हूँ, तो वो इस तरह से फिर वो रामलीला बनाई। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मकाम। मैंने कहा चलो, क्योंकि नंदिनी हमदिल दे चुके सनम का जो कैरेक्टर का नाम था वो मेरी मौसी का नाम था, नंदिनी। तो वो लोग कहते थे कि अच्छा हमारी माँ का तो हो गया नाम, अभी आप अपनी माँ का कब रखोगे? तो मम्मी कभी कभी कहती थी कि भाई किधर है मेरा नाम मेरा नाम का भी तो है। लेकिन आपने अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ा। वो तो नहीं, वो मजाक में कहते थे कि भाई लीला है, किधर लीला है तो अभी तक। हाँ, वो जो हर माँ को मुझे लगता है कि हर बेटे को अपनी माँ का नाम लगाना चाहिए, बिकॉज मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि द मदर इज़ द सुप्रीम क्रिएटर। हम भगवान को तो हमने देखा नहीं, उनको हम पूछते हैं हम सब, लेकिन जिसने हमको क्रिएट किया तो वो हमारे माँ बाप ही है। तो वो सबसे बड़ी पूजा होती है मेरे हिसाब से। उससे बड़ी पूजा कोई करने की ज़रूरत है भी नहीं। आप अपने माँ बाप को सेवा करो और पूजा करो तो वो भगवान वाली ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि वो रामलीला में फिर वो लीला का भी कैरेक्टर था, तो ये जिम्मेदारी थी कि ये फिल्म मैं ऐसी बनाऊंगा भाई की। अभी तो इज्जत की बात है क्योंकि माँ का हीरोइन का नाम है, तो बस दीपिका को बोला देखो भाई बहुत जिम्मेदारी डाल दी है तुम पे और तुम अभी इसको खूबसूरती से निभाओ। और उसने बहुत खूबसूरती से इस कैरेक्टर को निभाया। मतलब
इससे बेटर हो नहीं सकता था मेरे हिसाब से। आपकी फिल्मों के जो वुमेन प्रोटैगनिस्ट होती हैं, महिला चरित्र होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये जानबूझ के आता है या ये अपने आप हो जाता है? अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ। जो मेरी दादी थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमको बड़ा करने में, माँ ने बहुत किया, बहुत बहुत बोले तो बहुत। और आप जब लोअर मिडिल क्लास में होते हो ना, जब रहते हो, तो वहाँ पे आप यू कांट बेग, यू कांट बोरो, यू कांट स्टील, क्योंकि आप बेग करने लायक आप जाओगे नहीं नीचे, आप बोरो करोगे तो कोई आपको देगा नहीं, और आप स्टील करने जाओगे तो आपकी ज़मीर आपको परमिट नहीं करती, तो आप जिएंगे कैसे? तो बहुत बहुत तकलीफ़ों के को सामना करके जब मैंने देखा कि ये लोग तो बिल्कुल टूटते ही नहीं हैं, ये औरतें तो बिल्कुल टूटती नहीं, बट ये तो करती रहती है, क्योंकि वो क्रिएशन को प्रिजर्व करना, जो जिसको उन्होंने क्रिएट किया है, वो जो एक मदर इंस्टिंक्ट होता है ना, कि कुछ भी हो जाए ये तो भूखा नहीं मरेगा, कुछ भी हो जाए इसको तो मैं पढ़ा के ही रहूँगी, ये इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, इसको तो मैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दूंगी, फिर हम पे जब वो बीते वो इंस्टिंक्ट्स को मैंने देखा कि वो सिर्फ औरत में हो सकती है। और मेरे सारे फैमिली में उस किस्म की प्रोटैगनिस्ट, मुझे उस किस्म की जिसमें प्रोटैगनिस्ट दिखता है, ऐसी ऐसी कहानियाँ थी। आप बड़े फिल्म मेकरों को देखो, बिमल रॉय की सारी फीमेल कैरेक्टर्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, राज कपूर की, वी शांताराम की, महबूब खान की, वो मदर इंडिया, वो सब। तो मुझे लगा कि बड़ा फिल्म मेकर हमेशा इंस्पायर होता है वो औरत से ही होता है, वो औरत की ही कहानी कहेगा, बिकॉज उसके अंदर ही एक बात है कुछ। और श्रृंगार और विरह और ये सब जो रस जो ये बड़े बड़े डायरेक्टरों ने जो खूबसूरती से मिला के पेश किए, वो हमारे एटलीस्ट मेरे एज अ फिल्म मेकर और एज अ ऑडियंस और एज अ व्यूअर मेरे जहन पे बहुत डीप असर। तो बहुत कमाल की औरतों को देखा है मैंने, और सलाम है उस टू द स्पिरिट ऑफ दीज वुमेन। सो तो वो तो स्ट्रांग होनी ही है। रामलीला का एक गाना सुना जाए? जी, कौन सा गाना सुनेंगे? रामलीला टाइटल सुनते हैं। रामलीला से कभी सारे गाने ऐसे ही है कि आप कोई भी गाना बजाइए। बिल्कुल सुनते हैं। बिल्कुल अच्छा लगता है कभी कभी प्रोड्यूस करना। तो हमने राउडी राठौड़ प्रोड्यूस की, जबरदस्त कामयाब रही, बहुत कामयाब रही। फिर मैंने बेलादी की फिल्म बनाई शेरी फराद के निकल पड़ी, जो नहीं चली, लेकिन मुझे वो सराही गई, बेहद पसंद है मुझे वो फिल्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें कुछ पर्सनल बातें थी जो वो पर्दे पे आई, और वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि फारा मेरी बहुत जिगरी दोस्त भी है, जिगरी दुश्मन भी है। तो जी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए, लेकिन वो मुझे मजा आया बनाने के लिए। फिर गब्बर बना अक्षय कुमार के साथ, एक रीमेक है साउथ की। जो कुछ आप प्रोड्यूस करते हैं वो जो कुछ आप डायरेक्ट करते हैं उससे बड़ा अलग होता है। बिल्कुल, नहीं तो फिर मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ भाई? मैं खुद डायरेक्ट ही कर लूँ वो फिल्म। जो मेरे से नहीं होता, जो मुझे नहीं आता, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, या जो मेरा जॉनर नहीं है, उसको प्रोड्यूस करो तो आप कुछ सीखोगे, आपका भी विस्तार होगा, आप भी कुछ नई चीज़ कर रहे हो, आप भी कुछ एक सिनेमा में कुछ एक अलग सी चीज़ पेश कर रहे हो। तो अगर वो मेरी जैसी फिल्म अगर हो तो मैं तो उस डायरेक्टर का तो भेजा खा जाऊं भाई, उसका तो दिमागी उसकी तो बेचैन, उसको तो मैं चैन से जीने नहीं दूँ, क्योंकि वो उसमें शायद मैं अपने आप को उससे बेटर समझूं। तो वही बनाने का जहाँ पे मेरी दायरे के बाहर है वो फिल्म, तो वो मैं अपने भी दायरे में रहूँगा, उसको भी अपना काम करने दूंगा। और प्रोडक्शन करना मतलब डायरेक्टर को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है, आप उसके काम में इंटरफियर नहीं कर सकते। Right. हम नॉर्मली बनाते हैं बायोपिक्स जो गुजर गए या जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, या लेकिन बायोपिक टू सेलिब्रेट हर विक्ट्री एंड टू सेलिब्रेट हर स्पिरिट, एक स्पॉट के लिए उस औरत ने क्या किया और कहाँ से आके कहाँ किया। अब मैं थोड़ी अपने स्टाइल की फिल्में 1-2 साल बनाऊंगा, और जहाँ खूब सारे सेट्स हो, गाने हो, नाच हो। एक लेगेसी है मुझे लगता है राज कपूर साहब की, वी शांताराम जी की, महबूब साहब की, बड़े बड़े राज खोसला साहब की, जो लेगेसी में अभी हम लोग फिल्म बनाना थोड़ा कम कर दिए हैं। हम लोग थोड़ा कोरियन सिनेमा, इटालियन सिनेमा, अंडरग्राउंड सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा, हमारी फिल्में ऐसे लगना शुरू हो गई है। वो जो एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन पे जो मुझे लगता है रामलीला बनी है या हम दिल बनी है, या मेरे पहले कई ऐसी फिल्में बनी हुई है, राउडी राठौड़ भी उसमें से है, यशराज की कई फिल्में बनती है उस ट्रेडिशन से, वो तो नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं। वो तो बॉलीवुड की पहचान है, वो हमारी शान है। आज मैं कैन फेस्टिवल में भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, माराकेश, तो वो देवदास को ही याद करते हैं। बिल्कुल, उनको वो गुजारिश नहीं चाहिए, उनको वो आप जो
वो दिखाएंगे, वो छोटी फिल्में भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते, पर असर वो आपका बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड क्या है वो आज डिस्कवर कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तानी सिनेमा का आज दर्जा है। लोग कहते हैं कि हाँ बॉलीवुड एक स्टाइल है, एक जॉनर है, एक अपना एक ट्रेडिशन है, और वो ट्रेडिशन बहुत बड़े फिल्मों को मेकरों ने अपने लिए, वो जो रामलीला का कॉन्सेप्ट है, नौटंकी का कॉन्सेप्ट है, थिएटर मिक्स टू सिनेमा मिक्स टू, ये शान है हम लोगों की। इसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हमारे बॉलीवुड के गाने जिस ट्रेडिशन में बनते हैं, शूट करते हैं हम लोग, वो ट्रेडिशन तो कभी जाना नहीं चाहिए। तो मैं अभी कुछ साल ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा। टेलीविजन पर भी आपके प्रोडक्शन का काम होने लगा है, तो क्या टीवी पर भी अब और ज्यादा काम की गुंजाइश है? दिल में था कि टीवी करे। मैंने पहले वो शोज किए थे, झलक दिखला जाए, एक्स फैक्टर, फिर मैंने कहा चलो टीवी में एक सीरियल भी करते हैं, एक नैरेटिव बताते हैं, एक उसी स्केल से हम लोग एक टेलीविजन भी करते हैं। तो घूम फिर के वो फिर किया सरस्वती चंद्र, जो बहुत दिल से बनाया, बहुत कमाल था। लेकिन टेलीविजन की अपनी एक डिमांड है, वो हर रोज की किट मच पट पुट वो अपने से होता नहीं है। वो क्या है ना कि वो उसके अपना एक स्टेट ऑफ माइंड है, और उसका बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत पावर है, वो हर घर में जाता है वो क्या। लेकिन टेलीविजन एक बहुत ही डिमांडिंग, अपने आप में एक अलग मीडियम है, बहुत पावरफुल है, बहुत खूबसूरत है। देखेंगे अगर कुछ ऐसा मूड में आया तो, लेकिन इस वक्त सिनेमा पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखूंगा मैं। संजय जी, बेला के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई, उनके लिए कुछ और करना चाह रहे हैं इसके बाद? बिल्कुल, स्क्रिप्ट चल रही है हम लोगों की। जो भी मैं सीखा हूँ आज वो बेला जी की वजह से है। उन्होंने मेरी पहली 5 फिल्म ब्लैक तक उन्होंने एडिट की, वो मुझे हर जगह पे, चाहे विनोद, मेरी ज़िंदगी आज अगर फिल्म मेकर है तो वो बेला जी की वजह से है। फिर उन्होंने अपना श्री फराज की निकल पड़ी बनाई, अभी वो अपना बनाना चाहती है एक बड़ी फिल्म। एक ही साल में भाई बहन दोनों बनाएंगे फिल्म, फिर देखेंगे अभी उसमें क्या कंपटीशन होगा, देखेंगे। जब अपने आप में गुम होते हैं, अपने लिए खाली वक्त निकालते हैं, तो संजय लीला भंसाली फिल्मों के इतर क्या करते हैं? खाली म्यूजिक सुनता हूँ। क्या सुनते हैं? कुछ भी। मराठी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मुझे मराठी म्यूजिक से बहुत लगाव और शौक है। फिर मैं सीडी सुनता हूँ, वेस्टर्न क्लासिकल सुनता हूँ, जैज सुनता हूँ, सब हर किस्म, गुजराती म्यूजिक सुनता हूँ। मेरा म्यूजिक का टेस्ट ऐसे थोड़ा अजीब ही है। अगर आप कोई म्यूजिक सिटी में कोई कहेगा ये गाना सिलसिला चाँद का क्यों उठाया मार डाला, तो एकदम पॉपुलर फॉर्मेट के गाने नहीं होते, लेकिन मैं उनको उठाता हूँ। मेरा थोड़ा टेस्ट अजीब सा है। लेकिन सारा दिन म्यूजिक, मतलब उठता हूँ वहाँ से, जैसे आँख खुलती वहाँ से म्यूजिक, और 2 मिनट भी मिलते खाली उसमें म्यूजिक चाहिए। म्यूजिक के बगैर नहाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, म्यूजिक कांस्टेंट, बस म्यूजिक के बगैर और कुछ नहीं। और पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मन तो नहीं कर रहा है बातचीत को खत्म करने का। विविध भारती के लिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, किस स्लोली, लव ट्रूली, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile. निर्माता, निर्देशक और संगीतकार संजय लीला भंसाली से बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला, और आज के कार्यक्रम का वक्त हो गया खत्म। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टे और विनायक रेनके, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।